अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हमारा स्टॉक मार्केट सीरीज़ का चौथा दिन है, चौथा सबक है। आपको जब भी ये वीडियो मिले, अगर आपने पिछले 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन पिछले 3 वीडियो को भी अच्छी तरह एहतमाम से देख लेंगे। आज हम शुरू करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स को। किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करने के लिए जो है 2 अलग अलग चीज़ें देखी जाती हैं। एक कंपनी के नंबर्स देखे जाते हैं जिसमें सेल्स है, जो अब तक हम 2-3 दिन से बात कर रहे हैं कि कंपनी की सेल्स कैसी है, उसका प्रॉफिट कितना है, उसके खर्चे क्या है, उसका कर्जा क्या है ना, और उसका नेट प्रॉफिट कितना है, डेप्रिसिएशन क्या है, वगैरह वगैरह। एक होती है कंपनी के एनालिसिस जिसको क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। उसमें कंपनी चलाने वाले और कंपनी के बिजनेस के अंदाज को, बिजनेस के तरीक़े को, मार्केटिंग करने के तरीक़े को, तो मैनेजमेंट को देखा जाता है कि मैनेजमेंट कैसा है, उसकी खूबियां देखी जाती हैं। बिजनेस में कोई मोट अगर है, मोट का मतलब होता है ऐसी कोई खूबी जो उस कंपनी को दूसरी कंपनियों से आगे रखती है। वो कंपनी पुरानी है, वो उस कंपनी का बिजनेस बड़ा है ना, और उसका ब्रांड है, लोग उसको पसंद करते हैं, दूसरी कंपनियों के सामान के मुकाबले में लोग उसको तरजीह देते हैं। ये सारी वो खूबियां हैं जिनकी वजह से वो माल जल्दी बिकता है, अव्वल बिकता है, और दाम भी ज़्यादा हो तो भी आदमी ख़रीदने के लिए तैयार हो जाता है। वो क्वालिटेटिव है, ये क्वांटिटेटिव है। तो इस क्वांटिटेटिव वाले हिस्से को आगे बढ़ाते हुए हम जो है आज शुरू कर रहे हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स। और उसमें ये जो पहला पेज है, देखो मैंने 3 स्क्रीन खोल रखी हैं। एक ट्रेंट की है, एक विशाल मेगा मार्ट VMM की है, और एक V2 रिटेल की है। इन तीनों कंपनियों का जो साइज़ है वो अलग अलग है। ट्रेंट का साइज़ 1,96,000 करोड़ रुपए की इसकी मार्केट कैप है। विशाल जो है वो 70,000 करोड़ की कंपनी है, और V2 रिटेल जो है वो 5,600 करोड़ रुपए की कंपनी है। तीनों कंपनियां एक ही तरह का बिजनेस करती हैं। एक कंपनी बहुत बड़ी है, दूसरी कंपनी उससे आधी से भी कम है, और तीसरी कंपनी जो है वो दूसरी वाली से 10% है, सिर्फ 10% है। अब देखिए, सबसे पहले मार्केट कैप। मार्केट कैप यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब यह है कि अगर आप ट्रेंट को खरीदना चाहते हो, पूरी ट्रेंट के आप मालिक बनना चाहते हो, तो आप जो है ये पैसा चुका दो। 1,96,000 करोड़ रुपए आप दे दोगे तो पूरी ट्रेंट के आप मालिक बन जाओगे। या अगर आप मिसाल के तौर पर ट्रेंट के जो प्रमोटर्स हैं उनका हिस्सा खरीदना चाहते हो, तो ट्रेंट के जो प्रमोटर्स हैं उनका हिस्सा 37% का है। तो 37% जो है, तो 196 करोड़ का 37% जो है वो तकरीबन 72,000 करोड़ रुपए बनता है। वो 72,000 करोड़ रुपए आपने दे दिए प्रमोटर्स को, तो प्रमोटर्स बाहर हो गए और आप कंपनी के 37% हिस्से के मालिक बन गए। मार्केट कैप से करंट प्राइस निकल के आता है। इसका करंट प्राइस अभी है 5,528 करोड़, 5,528 रुपए, ये इसका करंट प्राइस है। जो मार्केट कैप है उस मार्केट कैप को मौजूदा शेयर्स पर बांट दो, तो एक शेयर के हिस्से में जितनी प्राइस आएगी वो करंट प्राइस है। अब 3 कंपनियां हमने देखी। ट्रेंट का मार्केट कैप है 196 करोड़, 1,96,000 करोड़। विशाल मेगा मार्ट का है 71,000 करोड़, और V2 रिटेल का है 5,661 करोड़। तीनों कंपनियां जो है वो एक ही किस्म के बिजनेस में हैं। अब अगर 3 कंपनियां हैं और तीनों कंपनियां एक जैसा मोट रखती हैं, एक जैसा बेहतरीन जो है वो मैनेजमेंट रखती है, तो आप मुझे बताओ कि कौन सी कंपनी, अगर और तीनों ग्रो भी कर रही हैं, तीनों कंपनियां ग्रो भी कर रही हैं, तो मुझे बताओ
कि कौन सी कंपनी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगी। जिसका मार्केट कैप 2 लाख करोड़ रुपए है वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगी, या जिसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपए है वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगी, या जिसका मार्केट कैप अभी सिर्फ 5-6 हज़ार करोड़ रुपए है वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगी। तो जब कुछ कंपनियां देखी जाती हैं तो उन कंपनियों के बीच में मार्केट कैपिटलाइजेशन को अगर आप देखोगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखने के हिसाब से जब आप उनकी ग्रोथ देखोगे तो छोटी कंपनियों में ग्रोथ ज़्यादा मिलेगी, बड़ी कंपनियों में ग्रोथ जो है वो कम मिलेगी। आमतौर पर ऐसा होता है कि बड़ी कंपनियों में ग्रोथ जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती हैं ऐसे ऐसे उनका ग्रोथ कम होता जाता है, और दरमियानी जो कंपनियां हैं उनका ग्रोथ दरमियानी चलता है, और जो छोटी कंपनियां हैं उनका ग्रोथ ज़रा तेज़ी से आगे बढ़ता है। तो मार्केट कैप का मतलब हुआ कि अगर V2 रिटेल को आप खरीदना चाहते हो तो 5,660 करोड़ रुपए दे दो, पूरी कंपनी आपकी हो जाएगी। और उसका शेयर कितने का है, उसकी करंट प्राइस है 1636 रुपये, यानी एक शेयर की कीमत 1636 रुपये है। 1030 रुपये इसका लो था 52 वीक के दरमियान में, और 2097 रुपये जो है इसकी मैक्सिमम प्राइस थी। ये हुआ मार्केट कैप। अब उसके नीचे है बुक वैल्यू। इस स्टॉक की बुक वैल्यू जो है वो 100 रुपये है। बुक वैल्यू कहाँ से निकल कर आती है वो आपको समझना है। बुक वैल्यू कहाँ से निकल कर आती है उसके लिए हम चलेंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट जो है वो, बैलेंस शीट में जो पहले 2 कंपोनेंट हैं, इक्विटी कैपिटल 35 करोड़ रुपए से ये कंपनी शुरू हुई थी। 35 करोड़ रुपए से, यानी 35 करोड़ रुपया कंपनी ने इकट्ठा किया, जिसमें प्रोमोटर्स का हिस्सा था, उनके रिश्तेदारों का हिस्सा था, उनके दोस्तों का हिस्सा था और इन्वेस्टर्स का हिस्सा था। और इस कंपनी ने 35 करोड़ रुपए से जो मेहनत की, तो मेहनत करते करते 2009 में 155 करोड़ रुपए जोड़े, 35 से बढ़कर 155 हो गए, फिर माइनस 255 हो गए, फिर 252 हो गए, 247, 240, 251, 245 होते होते अब इसका जो रिजर्व है वो हो गया 312 करोड़ रुपए। रिजर्व्स उस पैसे को कहते हैं कि जो कंपनी ने शुरू करने के बाद जो कुछ कमाया, उस कमाए हुए पैसे में से कुछ पैसा उन्होंने जो है प्रॉफिट के तौर पर, डिविडेंड के तौर पर बांट दिया। डिविडेंड के तौर पर बांटा हुआ पैसा जो है, देखो ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस में देखो डिविडेंड पे आउट, ये कंपनी कुछ भी डिविडेंड पे नहीं कर रही है। दूसरी देखिए विशाल मेगा मार्ट। विशाल मेगा मार्ट जो है ये भी कुछ भी डिविडेंड पे नहीं करती है। ट्रेंड को देखेंगे, ट्रेंड जो है वो डिविडेंड पे आउट देखिए ट्रेंड का। ट्रेंड ने जो कुछ कमाया उस कमाए हुए पैसे में से ट्रेंड जो है 2014 में 2015 में 26%, फिर 54%, फिर 39%, और 2025 में इन्होंने सिर्फ 11% का डिविडेंड दिया है। यानी 1,000 रुपये का अगर शेयर हो तो 11% का मतलब 110 रुपये इन्होंने 1,000 रुपये में से जो है अपने शेयर होल्डर्स को बांटे। और बाकी जो 1534 करोड़ रुपए, ये देखो नेट प्रॉफिट है। तो 1534 रुपए का 11% कितना हुआ, 160-65 करोड़ रुपए इन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को नफे की शक्ल में बांट दिए। और बाकी को इन्होंने क्या किया, बाकी को इन्होंने जमा कर दिया। और ये पैसा क्या हो गया, ये देखो पहले रिजर्व्स थे, ये रिजर्व थे 4032 करोड़ रुपए का रिजर्व था मार्च 2024 में। फिर नफ़ा किया इन्होंने 1534 करोड़, उसमें से तकरीबन 165-70 करोड़ रुपए इन्होंने बांट दिए। बचे इनके पास 1390 करोड़ रुपए। वो 1390 करोड़ रुपए को इन्होंने डाल दिया यहाँ पर रिजर्व्स में। तो अब ये 4032 से 5426 करोड़ रुपए हो गए। तो 5426 प्लस 36 करोड़, इन दोनों को जब आपने मिलाया तो ये बन गई कंपनी का बुक वैल्यू। कंपनी की बुक वैल्यू में क्या क्या आता है, शेयर होल्डर्स ने जो इनिशियल पैसा दिया था वो, उसके बाद
कंपनी ने जो कुछ कमा करके उससे ज़मीन खरीदी, लैंड परचेज की, फैक्ट्री लगाई, मशीनें लगाई, और वो जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उससे जो बिजनेस किया, वो सब का सब जो है वो कंपनी की। तो जब कंपनी की बुक वैल्यू देखी जाती है, तब जो चीज़ें जिस दाम पर खरीदी थी, 15 साल पहले एक ज़मीन जो है खरीदी गई 10 करोड़ रुपए की, उस पर प्लांट लगाया गया। आज अगर उतनी ज़मीन खरीदना चाहो तो हो सकता है उस ज़मीन की कीमत 100 करोड़ रुपए हो, और प्लांट और मशीनरी जो उस वक्त 10 करोड़ की लगी थी, आज उसको लगाने में 50 करोड़ रुपए लगे। तो जो चीज़ उस वक्त 10 करोड़ में हो गई, आज उसके करने में आपको मसलन 150 करोड़ रुपए चाहिए। तो बुक वैल्यू जब गिनी जाती है, तब प्राइस का जो इन्फ्लेशन है और प्राइस की जो बढ़ोतरी है वो गिनी नहीं जाती। इसलिए बुक वैल्यू हमेशा कंपनी की एक्चुअल कीमत और कंपनी की एक्चुअल वैल्यू से कम होती है। अब अगर कोई आदमी कहे ट्रेंड से कि 5,426 करोड़ रुपए और ये 36 ऊपर मिलाकर 5,460 करोड़ रुपए मैं आपको देता हूं, आप पूरा ट्रेंड मुझे दे दो, तो क्या दे देंगे? नहीं। ये इसकी बुक वैल्यू है, और इसकी प्राइस वैल्यू जो है ना बिकने की, वो है 1,96,000 करोड़ रुपए। यानी कितनी गुना ज़्यादा है पता है? ये देखो, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 36 टाइम्स टू इट्स बुक वैल्यू। यानी जो प्राइस है कंपनी की, जो कंपनी की कीमत है, शेयर की जो कीमत है 5,500 रुपये, ये 36 गुना ज़्यादा है कंपनी की बुक वैल्यू के मुकाबले में। कंपनी की बुक वैल्यू जो है वो 150 रुपये है, 160 रुपये है, और उसके स्टॉक का जो प्राइस है वो 5,560 रुपये है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको समझ में आ गया, बुक वैल्यू आपको समझ में आ गई। कंपनी की फेस वैल्यू क्या है? कंपनी की फेस वैल्यू जो है वो 1 रुपया है। किसी स्टॉक की फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपये होती है, किसी की 5 रुपये होती है, किसी की 2 रुपये होती है। और जब दाम बढ़ जाता है तो कंपनी जो है स्टॉक को स्प्लिट भी करती है। 10 रुपये की फेस वैल्यू का स्टॉक जो है, कंपनी उसको तोड़कर 2 हिस्से कर देती है। मसलन 10,000 रुपये कीमत हो गई स्टॉक की। अब जो प्रमोटर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि 10,000 रुपये के शेयर को रोज़ाना उसकी लिक्विडिटी जो है वो कम हो जाती है, इसलिए हम क्या करते हैं, 2 रुपये का शेयर कर देते हैं। तो जब 2 रुपये का शेयर कर देंगे तो 10,000 रुपये का शेयर, उसके जब 5 टुकड़े आप करोगे तो फेस वैल्यू 2 रुपये रह जाएगी और कंपनी की प्राइस हो जाएगी 2,000 रुपये। तो कंपनी की फेस वैल्यू क्या है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 10 रुपये हो या 5 रुपये हो या 2 रुपये हो या 1 रुपया हो। कंपनी की फेस वैल्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी की प्राइस को कम करने में काम आती है, बाकी उसका और कोई रेलेवेंस नहीं है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन ट्रेंड का 1,96,000 करोड़ रुपए, करंट प्राइस 5,528 रुपये, बुक वैल्यू है इसकी 154 रुपये। बुक वैल्यू के मुकाबले में जो करंट प्राइस है वो 36 गुना ज़्यादा है, तो इसको हम ज़्यादा कहेंगे। नॉर्मली जो बिजनेसेस हैं, उन बिजनेसेस में जो प्राइस होती है बुक वैल्यू के मुकाबले में वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। अब बाकी दोनों कंपनियों का भी हम देख लेते हैं। देखिए, विशाल मेगा मार्ट स्टॉक इज ट्रेडिंग 11 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, यानी जो बुक वैल्यू है उससे 11 गुना ज़्यादा कीमत है। बुक वैल्यू अगर 100 रुपये की है तो स्टॉक का प्राइस जो है वो 1,100 रुपये का है। देख लीजिए, बुक वैल्यू 14 रुपये है और उसकी करंट प्राइस 152 रुपये है, 11 गुना ज़्यादा है। ऐसे ही V2 रिटेल को हम देख लेते हैं। स्टॉक इज ट्रेडिंग 16 टाइम्स टू इट्स बुक वैल्यू। स्टॉक जो है वो क्या हो रहा है, बुक वैल्यू के मुकाबले में 16 गुना ज़्यादा पर ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू 100 रुपये है और प्राइस जो है वो 1,600 रुपये है, तो 16 गुना ज़्यादा हो गया।
तो ये बुक वैल्यू और करंट प्राइस का फ़र्क है। अब एक बार फिर से मैं मुख्तसर अल्फाज में इन दोनों चीज़ों को बयान कर देता हूँ। बुक वैल्यू वो पैसा है जो इकट्ठा होता है इन्वेस्टर्स की इक्विटी और कंपनी के रिजर्व से। इन दोनों को जब आप मिला देते हैं तो बुक वैल्यू एज अ होल पूरी कंपनी की बुक वैल्यू बनती है। और जब उनको जब उस पूरी वैल्यू को आप पर स्टॉक डिवाइड कर देते हो तो फिर वो एक स्टॉक की बुक वैल्यू निकल जाती है। दोनों तरह से देखते हैं, पूरी कंपनी का बुक वैल्यू और एक एक शेयर का बुक वैल्यू। तो पूरी कंपनी का बुक वैल्यू जो है वो भी है, और ये जो बुक वैल्यू है ये पर शेयर है। ऐसे ही पूरी कंपनी की मार्केट प्राइस और एक शेयर की मार्केट प्राइस। पूरी कंपनी की मार्केट प्राइस 5,600 करोड़ रुपए है और सिर्फ एक शेयर की मार्केट प्राइस जो है वो 1,636 करोड़ रुपए है। कंपनी पर कर्जा कितना है, थोड़ा आगे आ जाइए। डेट टू इक्विटी। पहले हम जो है आरओसीई और आरओई को समझ लेते हैं। आरओई और आरओसीई। नॉर्मली आरओसीई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और आरओई का मतलब है रिटर्न ऑन इक्विटी। लफ्ज़ इक्विटी पूरी कंपनी के जो रिजर्व्स हैं और जो शेयर होल्डर्स का फंड है दोनों के लिए बोली जाती है। तो इस कंपनी की इक्विटी क्या है, 312 और 35, 352 करोड़ रुपए। 352 करोड़ रुपए ये कंपनी की इक्विटी है। इस कंपनी की इक्विटी पर कंपनी कितना टर्नओवर करती है, कितना कमाती है, उसको कहते हैं आरओई। यह है आरओई। तो वो 23 गुना है। वो कितना है, 23 गुना है। कंपनी की बुक वैल्यू जो है वो 352 करोड़ रुपए है। 352 करोड़ रुपए के मुकाबले में कंपनी कमाती है, कंपनी जो है वो इक्विटी रिटर्न जनरेट करती है। रिटर्न जनरेट करती है कितना गुना, 23 गुना। जो कंपनी जितना ज़्यादा रिटर्न जनरेट करेगी वो उतनी अच्छी मानी जाएगी, और जो कंपनी जितना कम रिटर्न जनरेट करेगी वो उतनी कमज़ोर मानी जाएगी। अब बाकियों का भी देख लेते हैं। V2 रिटेल जो है उसका आरओई 23 है, आरओसी 17 है। विशाल का आप देख लीजिए, विशाल का आरओई जो है वो 10 है, आरओसी 13 है। और ट्रेंट का आप देख लीजिए, ट्रेंट का आरओई जो है वो 30 है और आरओसी भी 30 है। आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसी का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कुछ पैसे कंपनी के पास जो है वो अपने होते हैं, जैसे पहली वाली मिसाल ले लीजिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, इक्विटी, रिजर्व्स और बोराइंग, ये तीनों को मिला दो आप। 312, 35 और 850, 8 और 3 11, 11 और ये हो गए 1202 करोड़ रुपए। अब कैपिटल, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया 1202 करोड़ रुपए। इक्विटी हो गई कंपनी की 352 करोड़ रुपए। 1 और 2 इसको मिलाएंगे तो इक्विटी हुई, और दोनों को मिलाकर इक्विटी एंड कैपिटल, इक्विटी एंड कैपिटल, ये नया बोरोइंग जो ले रखा है देखो इनका बोरोइंग बढ़ गया है। 2024 में, मार्च 2024 में 525 था, 23 में 424 था, और अब मार्च 2025 में 850 करोड़ रुपए इनका जो है वो कैपिटल, एक्स्ट्रा कैपिटल इन्होंने लिया है। कर्जा बढ़ गया है कंपनी पर। देखिए डेट टू इक्विटी कितना है, 2.45। नॉर्मली ये समझा जाता है कि किसी भी कंपनी पर अगर कर्जा हो तो उसकी टोटल बुक वैल्यू से जो है, जो बुक वैल्यू है उसके अंदर होना चाहिए। लेकिन जो कंपनियां छोटी होती हैं, जिनमें ग्रोथ ज़्यादा होता है, उनकी डिमांड ज़्यादा होती है, वो तेज़ी से एक्सपांड कर रहे होते हैं, नए नए इलाकों में, नए नए शहरों में जो है वो अपना ब्रांड और अपना बिजनेस खोल रहे होते हैं, तब उनको बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है ना।
लीज़ के लिए, ज़मीन ख़रीदने के लिए और जो है इमारत बनाने के लिए, फिर स्टॉक जो है इकट्ठा करने के लिए। जाहिर है जब आपने मार्केट बना दिया है तो उसमें माल चाहिए, तो माल के लिए ऑर्डर देंगे, माल बन कर आएगा, उसका पैसा चुकाया जाएगा। तो इस तरह से उनका जो अपना कमाया हुआ पैसा होता है वो कमाया हुआ पैसा काफ़ी नहीं होता, इसलिए वो क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी अपना ग्रोथ बढ़ाने के लिए और ग्रोथ को जो है सरवाइव करने के लिए, ऑर्डर्स फुलफ़िल करने के लिए, डिमांड को कैटर करने के लिए जो है वो क्या करते हैं, वो बैंकों से पैसा ले लेते हैं या शेयर होल्डर्स जो है उनसे पैसा ले लेते हैं। किसी भी तरीके से वो इक्विटी इकट्ठी करते हैं या बोरोइंग करते हैं, इक्विटी लाते हैं या फिर बैंक से उधार लेते हैं। ये बैंक से उधार लिया हुआ पैसा है 850 करोड़ रुपए। तो अब ये तीनों मिलाकर 8, 3, 11, 1202 करोड़ रुपए हो गया इनका कैपिटल एम्प्लॉयड। और जब वो कैपिटल एम्प्लॉयड बन गया तो अब क्या हुआ, पैसा ज़्यादा हो गया और उस पर जो आमदनी हो रही थी, उस पर जो रिटर्न हो रहा था वो कम हो गया, इसलिए कि हमारा कैपिटल बढ़ गया। इसलिए आरओसीई हमेशा आम तौर पर आरओसीई कम होगा हर उस कंपनी का कि जो कंपनी क्या कर रही है, कर्जा लेकर या कर्जा ज़्यादा लेकर काम कर रही है। अगर कर्जा नहीं लिया हुआ है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ट्रेंड को देखो, ट्रेंड का अपना शेयर होल्डिंग कितना है, माफ़ कीजिए, ट्रेंड का अपना रिजर्व और उसकी इक्विटी 5426 करोड़ रुपए है और कर्जा इनके पास उससे 1/3 के आसपास है, 1/3 के आसपास है। देखें, ये देखिए, डेट टू इक्विटी कितना है, 0.4%, यानी 100 रुपए की इक्विटी के मुकाबले में इन्होंने कर्जा ले रखा है 40 रुपए और V2 रिटेल ने 100 रुपए के मुकाबले में कर्जा ले रखा है 245 रुपए। ये आपको समझ में आया? ठीक से समझ में आ रही है बात? इसके बाद एक चीज बचती है, वो है स्टॉक पीई। चलिए उसको, स्टॉक पीई को हम आगे के लिए छोड़ देते हैं। यह है प्लेज परसेंटेज। कभी कभी आप देखोगे कि कंपनी के शेयर्स जो है वो प्लेज किए हुए होते हैं। प्लेज, तीनों कंपनियों में से कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसने अपने शेयर्स को प्लेज किया हो। देख लीजिए, ये प्लेज परसेंटेज ट्रेंट में भी नहीं है, विशाल मेगामार्ट में भी नहीं है और V2 रिटेल में भी नहीं है। डेट टू इक्विटी ट्रेंट की 0.4% है और VM की जो है 0.27 है। सबसे कम कर्जा VMM पर है और इन पर सबसे ज़्यादा कर्जा है। ये कर्जा क्यों होगा, आप जब डिटेल में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इनके पास डिमांड बहुत ज़्यादा है और ये तेज़ी से जो है नए नए स्टोर खोल रहे हैं और नए नए इलाकों में जाकर जो है अपना बिजनेस एक्सपांड कर रहे हैं। इसलिए एक्सपांशन के लिए जो है इन्होंने बैंकों से कर्जा लिया हुआ है। एक्सपांशन हो जाएगा और वो स्टोर जो है वो रेवेन्यू जनरेट करेंगे तो साल 6 महीने में जो है धीरे धीरे वो अपने इस एक्सेस लोन को चुकाकर और नॉर्मल वैल्यू में आ जाएंगे। तो वैसे तो 1 गुना से ज़्यादा फाइनेंशियल मार्केट में कर्जा लेने को बहुत ज़्यादा बुरा समझा जाता है और कंपनी की बहुत बड़ी कमज़ोरी समझी जाती है। लेकिन इसको थोड़ा सा आप इस तरह से समझें कि एक आदमी वो है जो इसलिए कर्जा ले रहा है कि उसके पास बिजनेस नहीं है, कर्जा लेकर ही बिजनेस करेगा। तो जाहिर सी बात है वहाँ रिस्क ज़्यादा है, हो सकता है इसका बिजनेस चले न चले, है ना, और ये नया लिया हुआ पैसा भी डूब जाए। एक वो बिजनेस है कि जो बिजनेस ऑलरेडी रन कर रहा है, चल रहा है, ग्रोथ आ रही है, खूब प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन उस प्रॉफिट के मुकाबले में जितना बिजनेस वो कर रहे हैं उसके मुकाबले में डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं, माल बहुत ज़्यादा बिकने के लिए और बनाने के लिए ऑर्डर आ गए हैं। तो हमको ऑर्डर फुलफ़िल करने के लिए क्या करना पड़ता है,
तेज फटाफट जो है वर्किंग कैपिटल के लिए, या जो है वर्किंग कैपिटल भी हो सकती है और जो है कैपेक्स भी हो सकता है, तो उसके लिए हमने जल्दी से कर्जे लिए, कर्जे लेकर जो है कैपेक्स भी किया, वर्किंग कैपिटल को भी जो है स्मूथ किया और जल्दी से माल बनाकर हमने बेचा। अगले चंद महीनों में 1-2 क्वार्टर में हमारा पैसा वापस आ जाएगा और हम उस कर्जे को चुका भी देंगे। तो इस तरह से कर्जा लेना जो है वो अच्छा भी होता है और कर्जा लेना बुरा भी होता है। फाइनेंशियल टर्म में ये बात कर रहा हूं मैं आपको। इसलिए अगर कर्जा देखेंगे तो वीएमएम और ट्रेंट जो है वो दोनों अच्छी पोजीशन में है एज पर फाइनेंशियल जो है डेफिनेशन के। और V2 रिटेल का कर्जा बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि उनको ग्रोथ करनी पड़ी और ग्रोथ के लिए उन्होंने कर्जा ज़्यादा लिया। तो आज हमने 3 चीज़ें सीखी। मार्केट कैपिटलाइजेशन सीखा, मार्केट कैपिटलाइजेशन और करंट प्राइस, फिर बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पूरी कंपनी की, और तीसरा हमने सीखा ROE और ROCE। ROE जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है और जितना कम होगा उतना उस कंपनी के लिए कम है। कि भाई एसेट तो बहुत सारा था, लेकिन बहुत सारे एसेट के बावजूद भी हमारा ROE 10% ही था। सेम एसेट के साथ एक कंपनी 15% का ROE करती है, यानी 15% का रिटर्न जनरेट कर लेती है। सेम एसेट के साथ एक कंपनी 20% का रिटर्न जनरेट कर लेती है। इसलिए जब जब हम देखेंगे, जब जब हम कंपनी को एनालाइज करेंगे, तो एक तरह का बिजनेस करने वाली जो 2-3 कंपनियां होंगी तो उनका ROE हम चेक करेंगे। यहाँ मैंने 3 कंपनियां खोल रखी हैं। V2 रिटेल का ROCE 17 है। ROCE को ही गिनना है, ROE को नहीं गिनना। हर वो कंपनी जिसने कर्जा ले रखा है उसका ROCE देखना है, ROE नहीं देखना। लिखा हुआ दोनों ही होगा, लेकिन इंपॉर्टेंस जो है वो ROCE की है। चलिए, VMM का ROCE क्या है? इसका 13% है, ठीक है। V2 रिटेल का ROCE 17% है और ट्रेंट का ROE जो है वो ROCE जो है 30% है। ओहो, ट्रेंट का ROCE 30% है। तो ROCE के एतबार से ट्रेंट जो है यहां नंबर 1 है, V2 रिटेल नंबर 2 है और विशाल मेगा मार्ट जो है वो नंबर 3 है। बुक वैल्यू और करंट प्राइस के गैप के हिसाब से, बुक वैल्यू और करंट प्राइस में जो गैप है ना, वो गैप ट्रेंट में बहुत ज्यादा है, 36 गुना। बुक वैल्यू 154 रुपए और मार्केट प्राइस जो है वो 550 रुपए, दोनों के बीच में 36 गुना का। तो इस माना का ट्रेंट बहुत ज्यादा महंगा है। V2 रिटेल जो है वो 16 गुना है, वो नंबर 2 पर आता है। और विशाल जो है वो 11 गुना है, तीसरे नंबर पर आता है। तो बुक वैल्यू और करंट प्राइस के हिसाब से अच्छी कंपनी VMM है, V2 रिटेल नंबर 2 पर है और ट्रेंट नंबर 3 पर है। ROCE के एतबार से ट्रेंट नंबर 1 है, V2 रिटेल नंबर 2 है और VMM नंबर 3 है। इस तरह से जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं, उन फाइनेंशियल पैरामीटर्स को 2-3 लेवल पर चेक किया जाता है और चेक करने के बाद कोई कंपनी किसी एक पैरामीटर पर ऊपर होती है, दूसरे पैरामीटर पर नीचे होती है। कोई एक कंपनी एक पैरामीटर पर बीच में होती है, दूसरे में नंबर 1 होती है या नंबर 3 होती है। तो इस तरह से 3, 4, 5 पैरामीटर्स को मिक्स करके और कंपनियों को एक दूसरे के साथ जोड़ करके उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनकी बुक वैल्यू, उनकी ROE और एक चीज़ जो बाकी है स्टॉक PE जो हम कल करेंगे, उसको देखकर जो है कंपनी का वैल्यूएशन निकाला जाता है। कंपनी का दाम महंगा है या सस्ता है ये देखा जाता है और ये देखने के बाद फिर डिसाइड किया जाता है कि ये कंपनी महंगी है, इसलिए अभी इस दाम में हम नहीं खरीदेंगे। ये कंपनी जो है वो फेयर वैल्यू पर है, इसलिए इस दाम में हम खरीदना शुरू कर सकते हैं,
बहुत सारा नहीं खरीदेंगे लेकिन खरीदना शुरू कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर ये कंपनी सस्ती हो गई है और बाकी सारे पैरामीटर्स अच्छे हैं, तो इस कंपनी को इस दाम पर ख़रीदा जा सकता है। थोड़ा ख़रीदना चाहो तो भी ख़रीद सकते हो और बहुत ज़्यादा ख़रीदना चाहो, ज़्यादा मिक़दार में ख़रीदना चाहो तो भी ख़रीद सकते हो कि इसका दाम अभी कम हो गया है। ये है आज के 3 पैरामीटर्स जिनको हमने आपके साथ डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको कुछ वैल्यू दे पा रहा हूँ और आपके साथ जो है कंपनी की को समझने के लिए जो है ये पैरामीटर्स मैं आपको सिखा पा रहा हूँ। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप चाहे थोड़ा तेज़ सुन लें मेरी बात को, लेकिन कंप्लीट वीडियो देखें और जो लोग बिल्कुल नए हैं वो बार बार देखें ताकि ये चीज़ें आपको समझ में आए और आगे चलकर आप एक तरह की 2-3 कंपनियों को सामने रखकर उनको एनालाइज कर सको और पहचान सको कि कौन सी कंपनी का रेट अच्छा है, महंगी है, दरमियानी है, सस्ती है, किसको अभी नहीं ख़रीदना है, किसको ख़रीदना शुरू करना है, किसको खूब भर भर के ख़रीदना है। ये चीज़ आपको समझ में आएगी और फिर आप सही डिसीजन ले सकोगे और कन्विक्शन के साथ आप जो है अपना इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ये सब कुछ हम जो है सिखाने के पर्पज़ से कर रहे हैं। हमारा कोई भी मकसद ऐसा नहीं है कि ये 2-3 कंपनियों का हमने नाम ले लिया है एग्जाम्पल के तौर पर और आप जाकर ख़रीदना शुरू कर दो। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको सिखाना है। ये एक अहम तरीन डिस्क्लोज़र है और डिस्क्लेमर है। आप जो है हमारे कहने से या हमारे इस एग्जाम्पल से ये ना समझें कि हम ख़रीदने को कह रहे हैं। आप इसको पढ़ें, समझें और फिर अपने एतबार से इस तरह की प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करने के बाद फिर किसी डिसीजन पर पहुँचें और फिर किसी अच्छे आदमी से आप मशवरा भी करें, उसके बाद अपना फ़ैसला करें, तो आपका कन्विक्शन बढ़ जाएगा। हमारी वीडियोस आपके पास पहुंचती हैं, आप उसको सुनिए, उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कोई सवाल हो तो आप हमें पोस्ट कीजिए, हम आपका जवाब देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।